हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपने पासपोर्ट के इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम में। और आज देखते हैं अपन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके क्या कार्य है और इसकी दो तीन ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ब्लू लिस्ट होती है, ये क्या होती है, इनमें कैसे डाला जाता है और इनसे कैसे बाहर निकलते हैं, अगर इसमें कोई कंट्री शामिल हो जाती है तो इसको कैसे निकाला जाता है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में G7 के देशों के द्वारा की गई थी। ये इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस में ही इसकी G7 के देशों की एक मीटिंग हो रही थी, उसी मीटिंग में इसकी स्थापना की गई थी। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या होता है या फिर इसके कार्य क्या है, तो अगर उद्देश्य की बात की जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना। जो पहले इसका जिस स्थापना के समय इसके दो कार्य थे, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, लेकिन जब अमेरिका में 9/11 की घटना के बाद 2012 में, या फिर एग्जैक्ट डेट थी अप्रैल 2012 में, इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियारों को भी वित्त पोषित करने वाले इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे। तो अगर अभी वर्तमान में इसके तीन कार्य देखा जाए कि इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके तीनों उद्देश्यों में तीन कार्य शामिल किए जाएंगे। एक तो होगा मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा होगा वित्त पोषण, जो आतंकवादी वित्त पोषण होता है उसको रोकने के लिए, और तीसरा होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वित्त पोषण को रोकने के लिए। अगर एक FATF का सरकारी सेंटर है और उसी सेंटर में ही एक FATF प्लेनरी एक संस्था है, या FATF प्लेनरी FATF से रिलेटेड कोई भी जो निर्णय लेती है वो निर्णय FATF के रिलेटेड निर्णय लेने वाली संस्था होती है। तो अगर टोटल FATF के सदस्यों की बात की जाए तो वो 39 है, लेकिन FATF में 37 ही सदस्य कंट्रीज है और इसमें दो सदस्य, दो जो क्षेत्रीय संगठन है वो है, और उन दो क्षेत्रीय संगठनों में एक तो है यूरोपीय आयोग और दूसरा है खाड़ी सहयोग परिषद। भारत 2006 में FATF का पर्यवेक्षक देश था, लेकिन 2010 से भारत FATF का एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। और वर्तमान में अगर जो FATF के पर्यवेक्षक सदस्य की बात की जाए तो वहां एक नंबर, केवल एकमात्र इंडोनेशिया है जो वर्तमान में FATF का पर्यवेक्षक सदस्य है। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए कि FATF का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अगर FATF का अध्यक्ष FATF प्लेनरी के द्वारा ही इसके वरिष्ठ सदस्यों में से एक वरिष्ठ अधिकारी को चुना जाता है, और उस अध्यक्ष की जो अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, और उस जुलाई से स्टार्ट होने के बाद आगे आने वाले 2 वर्ष तक 30 जून को इसका समाप्त हो जाता है। वर्तमान में FATF का अध्यक्ष T राधा कुमार है, जो सिंगापुर के हैं, और उन्होंने जुलाई 2022 से कार्यकाल इनका ज्वाइन हुआ था, और इनके नियमों के अनुसार इनका 30 जून 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है और FATF की ब्लैक लिस्ट होती है, उनमें किसको शामिल करते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है। तो देखते हैं FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वह एक अनुकूल स्थल है। FATF की ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जहां आतंकवादी वित्त पोषण, जो कंट्री आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनुकूल स्थल के रूप में माना जाता है। जो FATF की ग्रे लिस्ट है, यह ग्रे लिस्ट एक चेतावनी के रूप में होती है। अगर कोई कंट्री अगर इसका समर्थन करती है और अगर इसको नहीं रोका जाता है, FATF के दिशा निर्देशों के अनुसार इसका पालन नहीं किया जाता है, तो इसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि अगर अब इस कंट्री में अगर किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद वह कंट्री कहीं से भी लोन नहीं ले सकती है, और इस पे उस कंट्री का और अदर कंट्रीज के प्रति नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार हो जाता है, कहीं से भी लोन नहीं ले पाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन नहीं ले पाती है। तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट रहती है दो। अब देखते हैं, इनको लिख लेते हैं, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है? जिन देशों को
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए अनुकूल स्थल माना जाता है। ये ग्रे लिस्ट एक चेतावनी की तरह कार्य करती है। कि उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। अब देखते हैं ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में किन को डाला जाता है? तो ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों को डाला जाता है उन असहयोगी देशों को डाला जाता है या क्षेत्रों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग का समर्थन करते हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट में वर्तमान में 3 सदस्य हैं, इनमें ईरान, उत्तरी कोरिया और म्यांमार। FATF की ब्लैक लिस्ट में 3 सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है ईरान, दूसरा है उत्तरी कोरिया और म्यांमार। ये 3 सदस्य FATF की ब्लैक लिस्ट में। अगर कोई कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा? तो इसका इफेक्ट यह पड़ेगा कि कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आने के बाद उस कंट्री को IMF से, वर्ल्ड बैंक से या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। वह कंट्री को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी आ जाएगी। और तीसरा इसका यह रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार भी हो जाएगा। चौथा, अगर यह देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर कंट्रीज से भी ऋण लेने में सक्षम नहीं रहेगी या फिर वहां से ऋण लेने में भी इसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कोई कंट्री FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के प्रभाव। इसका प्रभाव यह रहेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेने में समस्या। दूसरा रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर कंट्रीज से भी ऋण लेने में समस्या। FI का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड अन्य देशों से ऋण लेने में समस्या।
थर्ड रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। और फोर्थ एंड फाइनल रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार। तो यह हो गया अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और यह सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसमें दोनों सीरीज चलती रहेगी, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम और दूसरा रहेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यूट्यूब पे, और आप देखते रहना उधर। ये महत्वपूर्ण संस्थान आपको इस तरह मिलती रहेगी। और आज के लिए इतने काफी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।